हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीडर एकेडमी में स्वागत है। और मेरा नाम है जयेंद्र रावत। जैसा कि आप जानते हैं, तो आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं महान्यायवादी, जो कहीं ना कहीं कई बार परीक्षा में पूछा गया है और जो पूछा गया है उसके बारे में डील करेंगे। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि महान्यायवादी होता क्या है और इसके अनुच्छेदों को भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी किस भाग में है? तो देखिए, बात किया जाए किस भाग में है तो कहेंगे वो भाग 5 में है। किस भाग में दोस्तों? तो भाग 5 में है। महान्यायवादी का पद क्या है? यदि बात किया जाए किस भाग में किया गया है कि एक महान्यायवादी होगा, तो भाग 5 में है। समझते महान्यायवादी है क्या? देखिए दोस्तों, जो महान्यायवादी है एक सर्वोच्च विधिक अधिकारी का पद है। किसका पद है? सर्वोच्च विधिक अधिकारी का, सर्वोच्च विधिक अधिकारी का पद है। यानी कि जो महान्यायवादी होता है वो एक विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार को सलाह देता है। जो सलाह देता है, किस मामले में सलाह देता है? तो विधि के मामले में, विधि या कानून के मामले में सलाह देने का काम करता है। यानी कि देखा जाए हम क्या समझे, एक संक्षिप्त में समझ गए कि जो महान्यायवादी होता है वह सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार को सलाह देता है। किस मामले में देता है? तो विधि या कानून के मामले में सलाह देता है। यहां तो हम समझ गए। तो बात कर ले कि ये इसका किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की जिक्र किया गया है, बात की गई है। तो संविधान के भाग 5 में की गई है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 76 है जिसमें कहा गया है कि एक पद की बात की गई है जिसमें कहा गया है कि एक महान्यायवादी होगा। यानी कि पूछा जाए कि महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में? दोस्तों 76 में है, यानी कि 76 में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हम समझ गए। आगे थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो यहाँ तक जान गए कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सलाह किसको देता है? भारत सरकार को देता है। किस मामले में देता है? तो यदि कोई विधि से संबंधित है, कानून से संबंधित है, कोई मामला आता है तो उसको क्या करता है? सलाह देने का काम किया जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, इसे जानना जरूरी है। चलिए इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और आप जितने भी देखेंगे, आप जितने भी पोस्ट देखेंगे जो बहुत कहीं ना कहीं अपने में सर्वोच्च पोस्ट होंगे, सर्वोच्च पद होंगे, तो उसकी जो केंद्र में होगा उसकी नियुक्ति ज्यादातर राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए इसके लिए इनकी भी नियुक्ति, जो महान्यायवादी जो पोस्ट है, जो विधिक अधिकारी का पोस्ट है, वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते राष्ट्रपति द्वारा तो किया जाता है, लेकिन बात है क्या कि राष्ट्रपति जी तो कर नहीं सकते हैं। इनकी नियुक्ति जो होते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद बताएं। दो प्रकार की मंत्रिपरिषद है, दो प्रकार की मंत्रिपरिषद है। एक राज्य की मंत्रिपरिषद, एक संघ की मंत्रिपरिषद। और यह संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी क्या करते हैं दोस्तों? तो महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। और पूरी तरह से बात करें, जो महान्यायवादी का पद है वह केंद्र में है। यानी बात करें किसमें है तो क्या बात बताएंगे? यह संघ में है और केंद्र में है। संघ में कह दीजिए, केंद्र में कह, दोनों वही बात है। यानी कि यह जो संघ के मामले में, केंद्र के मामले में है, यानी पूरी तरह से कहें तो भारत सरकार को जो सलाह देने का काम करता है वो कौन? यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो भारत सरकार का वो कौन सा पद है जो भारत सरकार को सलाह देता है विधिक मामले में, कानूनी मामले में? तो महान्यायवादी। क्यों दोस्तों? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो यहां से समझते हैं जो संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर की जाती है, तो क्या लगता है कि ये सलाह पर किया गया है? तो आपको क्या लगता है कि यदि इनको हटाया जाएगा तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? क्या प्रोसेस होना चाहिए? देखिए दोस्तों, जैसे संघीय मंत्रिपरिषद
इनकी संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी जिसकी सरकार होगी उसकी सलाह पर की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जैसे संघीय मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है, जैसे संघीय मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है तो महान्यायवादी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस महान्यायवादी का पोस्ट खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए तो यहाँ पर समझ लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है संघीय मंत्रिपरिषद सलाह की जाती है। यदि मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है या मंत्रिपरिषद विघटित तो हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, महान्यायवादी का पोस्ट खाली कर दिया जाता है। फिर जैसे कि फिर नई मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा, लेकिन नई जिसकी सरकार नहीं बनेगी फिर क्या होगा, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, फिर मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद सलाह में फिर क्या किया जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। चलिए आगे से जाते हैं और कुछ आगे बात बताते हैं। यदि पोस्ट की बात किया जाए तो एक महान्यायवादी के संविधान में क्या होगा, एक महान्यायवादी का पोस्ट होगा। तो क्या बताने की कोशिश करेंगे, अनुच्छेद 76 में कहा गया है। और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी से आप समझ सकते हैं और वही ये पढ़ाते हैं जो है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्नों को पूछा गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं जाने। चलिए यहां तक तो हम समझ गए, नियुक्ति हो गई, यानी कि यह एक बात और हो गया। एक बात और कर ले, जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, ये भारत सरकार के विरुद्ध तो कुछ मामले हो जाते हैं, तो उच्च न्यायालय, उच्च या उच्चतम न्यायालय, क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी उच्चतम न्यायालय, चलिए इसे कर देते उच्चतम न्यायालय, क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यायालय। यानी कि कह सकते उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार जो प्रतिनिधित्व का काम करता है, प्रतिनिधित्व करने काम करते हैं, भारत सरकार के मामले में कुछ कानूनी संबंधी हो जाता है, तो उच्च न्यायालय में क्या कौन प्रतिनिधित्व करेगा, तो महान्यायवादी। क्लियर हो दोस्तों। चलिए इनके बारे में समझ गए कि पूरी तरह से समझे तो भारत सरकार को सलाह देने काम करेगा या भारत सरकार को सलाह या मदद करने की काम करेगा, किस मामले में, कानूनी या विधि के मामले में। चलिए आप थोड़ी सी बातें और जान जाते हैं, क्या खास बातें हैं। नियुक्ति समझ गए, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए पद की भी बात कर लिए, 76। तो देखिए 76 है तो 76 एक में है, पद की बात है। 76 किस 76 में, तो 76 में तो है आर्टिकल में, लेकिन पूछे 76 एक में कि 2 में, तो 76 एक में है। चलिए आगे देखते हैं। तो महान्यायवादी यहां तक हो गए। महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो महान्यायवादी यदि पूछा जाए कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो महान्यायवादी की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों ये किसके बराबर, तो देखिए जब महान्यायवादी का पोस्ट एक विधिक अधिकारी, कानून अधिकारी है, बहुत ही सर्वोच्च पोस्ट है, तो समझिए कि जब सर्वोच्च पोस्ट है तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की योग्यता होनी चाहिए। जो एलिजिबिलिटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर का मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली योग्यता जो सब में पाई जाती है, सब में कॉमन होती है, जैसे भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक सब में योग्यता पाई जाती है, भारत का नागरिक। आगे बढ़ते हैं, भारत का नागरिक हो गए। सेकेंड पे दूसरे में बात कर लें तो उच्च या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, और सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश की योग्यता वो महान्यायवादी के बराबर है। यानी कि महान्यायवादी का जो पोस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखता हो तो वही महान्यायवादी चुना जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसकी सलाह पर, तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे दूसरी की बात करें तो उच्च न्यायालय में, उच्च या उच्चतम न्यायालय में, उच्च या उच्चतम न्यायालय में
न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो दोस्तों? न्यायाधीश रहा हो। किसकी योग्यता है? किसकी योग्यता? सॉरी, उच्चतम न्यायालय में नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, तो वह क्या उच्चतम न्यायालय में नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में। क्या होगा दोस्तों? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय में। किसमें? इसको भी मिटा देते हैं, पास लिख देते हैं। तो उच्च न्यायालय में, यानी कि कह सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा, एक या एक से अधिक। क्या कर सकते हैं? एक या एक से अधिक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यता है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। यानी कि किस न्यायाधीश में? मुख्य न्यायाधीश के पद पर, या कह सकते हैं न्यायाधीश के पद पर। केवल न्यायाधीश के पद पर कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या थर्ड योग्यता क्या है? तो वह क्या है? वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय, एक या एक से प्लस उच्च न्यायालय में, इसमें हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रहा। इस योग्यता 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। अधिवक्ता रहा। तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और चौथी योग्यता है कि वह क्या रहा हो दोस्तों? वह राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता, कानून का जानकार। राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो तो वह सुप्रीम कोर्ट के योग्यता रखता है। ऐसा नहीं कि चुना जा सकता है, मतलब कि हाँ योग्यता रखता हो, मीन्स योग्यता रखने की एलिजिबिलिटी उसके पास। जैसे आप सीजन एग्जाम देते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? उसी तरह एलिजिबिलिटी इसकी है। चलिए, तो चुने जा सकते हैं, भी कह सकते हैं चुने जा सकते हैं। तो ये भी क्या है? ये समझिए कि का जो कि महान्यायवादी क्या हो गया? ये जो है कि योग्यता हो गई। क्या भारत के नागरिक हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता। अच्छा, एक बार आप समझ लीजिए, मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट के, तो अभी ऐसी कोई भी बात, अभी ऐसे कितनी भी बात अभी ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि कह सकते हैं अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो राष्ट्रपति की नजर में हो और विधिवेत्ता हो, कोई जो है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना गया हो। चलिए आगे बात करें। ये तो हो गया, तो महान्यायवादी की योग्यता समझ लिए। और सबसे खास बात, क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस अनुच्छेद। चलिए एक बात और खास बात समझिए, योग्यता तो समझ गए, तो आप इतना ही जानिए कि किसी योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की योग्यता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जाने कोशिश करते हैं। क्या एक बात और, जो योग्यता है समझ लिए। अब एक बात है कि यह जो महान्यायवादी होता है, संयुक्त अधिवेशन चल रहे हो या बैठक हो जो संसद की, किसके? संसद की संयुक्त अधिवेशन हो या बैठक हो, तो वह क्या कर सकता है? वह बैठक में भाग ले सकता है, उस पर बातें अपनी रख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो क्वेश्चन यह उठता है कि बताइए वो कौन सा पोस्ट है, वो कौन सा पद है जिसमें संसद में तो संसद के कार्यवाही में भाग लेता है, संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार नहीं है। तो कहेंगे वह महान्यायवादी का पद है। लेकिन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो कहेंगे 88 में है। किस अनुच्छेद में है? 88 में है। यानी 88
88 में क्या है, कहा गया है कि जो महान्यायवादी होगा क्या कर सकते हैं, चलिए इसे लिखते हैं, भाग ले सकता है, कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, क्या कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मत का अधिकार नहीं है। पूछा किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 88 में कहा गया, 88 में 88 में कहा गया है। और कौन सा पद है, तो महान्यायवादी का पद है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्यों नहीं पूछा जाए कि क्यों नहीं ले सकता है, क्यों जो है कि भाग ले सकता है, बोल सकता, अपनी बातें रख सकता है, जब संसद की कार्रवाई चलो संयुक्त दिवस, क्यों नहीं वोट देने का अधिकार है। तो क्वेश्चन उठा कि क्यों नहीं वोट देने का अधिकार है, तो कह सकते हैं क्योंकि संसद का सदस्य नहीं है, क्योंकि संसद का सदस्य नहीं है। जब संसद का सदस्य नहीं है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि अपनी बात रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझिए। अब जो है कि महान्यायवादी है, तो महान्यायवादी तो अकेले जिम्मेदारी भारत सरकार को, क्या है कि भारत सरकार का तो संवैधानिक पद है, जब याद रखिए कैसा पद है, संवैधानिक पद है। तो महान्यायवादी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो अकेले क्या करेंगे, तो अकेले तो काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वर्क आ जाता तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी। तो जब समस्या, इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है, अतिरिक्त इनकी सहायता के लिए, किसके लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल एक सॉलिसिटर जनरल और प्लस दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कर सकते, है। किसकी सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सहायता यानी कि नियुक्ति कर सकती है सहायता के लिए, ताकि जो है कि इनके काम आसान हो जाए, ताकि मदद करते रहे। वही जो है कि सॉलिसिटर जनरल और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, देखिए दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, और इस तरह से क्या काम भारत सरकार का चलता रहे। फिर दोस्तों ये भी समझ लिए, यानी कि पूरी तरह से हम जान लिए अनुच्छेद हमारे क्या इंपॉर्टेंट रहा, अनुच्छेद क्या रहा, कॉन्सेप्ट तो समझ लिए। अनुच्छेद हमारा इंपॉर्टेंट क्या रहा, 76 एक, या यदि ऐसे याद कर सकते हैं 76 अंदर डीपली जाता है 76 एक, और वैसे ही याद रखिए 76। और 88 एक अनुच्छेद 88 है जो क्या कर सकता है, अधिवेशन में, संसद कार्रवाई में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन महान्यायवादी को बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का या मत देने का अधिकार नहीं है। ये ठीक इस अनुच्छेद में 88 में है। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। आगे देखिए जो थोड़ा सा इनका वेतन की बात किया जाए, तो जो महान्यायवादी का वेतन होगा वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा, इनके वेतन की बात करें तो किसके द्वारा निर्धारित होगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित होगा इनके वेतन की बात किया जाए तो। और एक कैसा पोस्ट है दोस्तों, तो ये पोस्ट संवैधानिक पोस्ट है। यदि पूछा जाए कि संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, तो संवैधानिक पोस्ट है। क्या है, महान्यायवादी का पोस्ट कैसा है, संवैधानिक है। संविधान में इसका वर्णन है, पूरा अनुच्छेद में बताया गया है, ये संवैधानिक है। अभी पढ़ेंगे सॉलिसिटर जनरल है और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, इनका पद असंवैधानिक है। इसका मतलब जो सरकार है, जिसकी मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सरकार होगी, वो क्या कर सकती है, सॉलिसिटर जनरल और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कर सकती है, ताकि महान्यायवादी का काम आसान हो जाए। चलिए यहाँ तक हम देख लिए, वेतन की बात कर लिए कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते देखते हैं
तो जो प्रथम महान्यायवादी थी पूछ लिया जाए कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे। प्रथम महान्यायवादी तो कहेंगे MC शीतलवर्ण। कौन थे? MC शीतलवर्ण। कभी पूछ लिया जाए तो क्या बता देंगे? MC शीतलवर्ण। चलिए पूछा जाए करंट में कौन है, तो करंट में कौन है? इस समय 2022 चल रहा है, तो करंट में कौन है? तो करंट में जो है वह है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कौन है दोस्तों? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल है। जो कौन से महान्यायवादी किस नंबर पे हैं? तो यह है 15वें नंबर पे। किस नंबर पे है? तो 15वें नंबर पे जो के वेणुगोपाल महान्यायवादी में किए गए। करंट की बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं। अब जो महान्यायवादी होता है इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया क्या है? बस जैसे ही क्या हो जाए, मंत्रिपरिषद हटे, महान्यायवादी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। एक बात और समझिए, जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि यह क्या है कि जो है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है कि जैसे मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद भी हटा सकती है चाहे तो यह किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? पूछा जाए तो देखा जाए प्रसाद पर्यंत जो होते हैं यह महान्यायवादी राष्ट्रपति के। इसके पहले देखिए महान्यायवादी क्या है? महान्यायवादी जो है ये क्या कर सकते हैं? त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। किसे त्याग पत्र देंगे? तो राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम जानकारी जान लिए, पढ़ लिए, तो चलिए फिर और किताब से भी पढ़िए। जैसे कि हमने इसको एक आइडिया देने का कॉन्सेप्ट देने का काम किया है, आप किताब से पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मेरा नाम है जयेंद्र रावत और कमेंट्स भी कीजिए और लाइक्स भी कीजिए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।